जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जो हमारा मेन स्टडीज की सीरीज है उसमें आज का जो टॉपिक है वो बहुत खास है, समाज से जुड़ा हुआ है। देखिए, आप जानते ही हैं, जैसे अगर मैं केस की बात कहूं, निर्भया कांड आप सभी जानते होंगे। उसमें जो मुख्य आरोपी था, जिसने सबसे जो अभद्र काम है, जो हीनियस क्राइम है जिसने किया था, वो एक नाबालिग था। हमारे भारत में जो नाबालिग की परिभाषा है वर्तमान में, वो ये है, जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम है वो नाबालिग होता है। तो यहाँ पर निर्भया कांड या इस तरह के केस हमें दिखते हैं तो कभी कभी ये पाया जाता है कि जो व्यक्ति नाबालिग है वो ज्यादा घिनौने काम करता है या अपराध करता है, राइट। परंतु समस्या यह है, हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें समस्या ये है कि उनको जिस हिसाब से अपराध किया जाता है उस हिसाब से दंड नहीं दिया जाता है। कारण यह होता है कि वो नाबालिग हैं। तो ये मुद्दे जो हैं, जो राज्य है उसके समक्ष आया। अब राज्य से मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां पर राज्य को इसलिए मैं ले रहा हूं नाम, क्योंकि राज्य का प्रतिनिधित्व सरकार करती है। तो फिर उससे संबंधित कुछ कानून बनाए गए हैं, और आज जो मैं आपके समक्ष कानून ला रहा हूं, इससे कहीं ना कहीं मेंस राइटिंग बनती ही है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जो आए दिन न्यूज में भी रहता है, राइट। और कहीं ना कहीं वो जो हमारा समाज का ऐसा वर्ग है जो नाबालिग है और जो कहीं ना कहीं बहुत घिनौने अपराध करता है, उसको कहीं ना कहीं एक लगाम कसता है ऐसे व्यक्तियों पे, राइट। तो आप सही समझ रहे हैं, मैं जो बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं पॉक्सो अधिनियम की। अब देखिए, उससे पहले देखिए, मैं आपको एक न्यूज दिखा रहा हूं। ये न्यूज कल की न्यूज है, द हिंदू की। देखिए उसमें क्या है, उत्तराखंड टेंस आफ्टर एलेग्ड बिड ऑफ एब्डक्ट माइनर गर्ल। यानी कि क्या देखा गया था, एक सेकंड पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए क्या देखा गया था कि कुछ नाबालिग लड़के जो थे वो कुछ नाबालिग लड़की को भगा के ले जा रहे थे, राइट। तो देखिए, इस तरह के अपराध में एक शब्द आ रहा नाबालिग। अब प्रश्न है कि नाबालिग से जब भी नाबालिग कोई ऐसे अपराध करते हैं तो उससे संबंधित एक विशेष कानून बनाया गया है जिसका नाम है पॉक्सो अधिनियम 2012। यह आपने याद रखना है, पॉक्सो अधिनियम 2012। और 2019 में इसमें कुछ संशोधन भी किया गया है, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, डोंट वरी। तो हमारे एग्जाम वाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने किसको उठाया, इस तरह के ये जो घटनाएं होती हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है अबाउट दी पॉक्सो अधिनियम, और जो पॉक्सो एक्ट है उसमें क्या चैलेंजेस होते हैं। तो इस तरह का आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। तो इसका जो आंसर राइटिंग है वो हमें करनी है। पहले हम प्रश्न देखते हैं कि किस तरह के इसमें प्रश्न बन सकते हैं। तो एक प्रश्न है, द रिटोरिक मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर, जिसमें हम अतिशयोक्ति लगाते हैं, यानी कि बिना तथ्य के बात करते हैं। खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी, इस तरह के जो वाक्य होते हैं ये एक अतिशयोक्ति अलंकार में आते हैं, तो इसको रेटोरिक कहते हैं। द रेटोरिक ओवर सिवियर पनिशमेंट शुड नॉट डिफ्लेक्ट आउट अटेंशन फ्रॉम द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉक्सो एक्ट सो फार। डिस्कस द कंटेक्स्ट ऑफ पॉक्सो अमेंडमेंट बिल 2019। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। प्रश्न, कड़ी सजा पर बयानबाजी से अब तक पॉक्सो एक्ट को लागू करने से जुड़ी समस्याओं से ध्यान नहीं हटना चाहिए। पॉक्सो संशोधन विधेयक 2019 के संदर्भ में चर्चा करें। देखिए, इस तरह के प्रश्न में मैंने हमेशा कहा, जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो प्रश्न पढ़ते समय, क्योंकि हम ऑलरेडी पैनिक स्टेज में होते हैं, तो प्रश्न कभी कभी समझ में नहीं आता, तो हमने एक आसान तरीका होता है कीवर्ड ले लेने हैं, राइट। तो यहां पर हमें क्या है, पॉक्सो एक्ट, ये हमारा कीवर्ड हो गया, और इसको हमने किस आधार पर पढ़ना है, किस संदर्भ में पढ़ना है, 2019 के संशोधन। यानी कि हमने जब पॉक्सो के बारे में लिखना है तो ज्यादातर जो आधार बनाना है हमारी मीन्स राइटिंग में, वो बनाना है पॉक्सो अधिनियम 2019 का। अब इसमें आपको क्या समझना है, देखिए, इसमें मीन्स राइटिंग वही कर सकता है जिसने पॉक्सो 2019 के जो नियम है उनको समझा है। अब नियम तो काफी होंगे सर, है ना, 50 नियम होंगे, नहीं, मीन्स राइटिंग में आपको 5-6 नियम पता होने चाहिए, उसके आधार पे आप मीन्स राइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो शब्दों की होती है वो सीमा होती है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपका परिचय, इंट्रोडक्शन में क्या करना है आपने, जो पॉक्सो उसके बारे में थोड़ी हम बात करेंगे।
पॉक्सो कहता है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। देखिए ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए पॉक्सो का सबसे पहला, क्योंकि ओरिजिनल जो अधिनियम है ये 2012 का है, तो यहाँ पर 2012 लिखा है क्योंकि इसकी जो नींव डली थी ये 2012 से डली थी। तो जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस है, तो देखिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि पॉक्सो अधिनियम का जो फुल फॉर्म है वो आपने याद रखना है, राइट। आगे है इज अ कंप्रिहेंसिव लॉ टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, माफ कीजिएगा असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी। देखिए ये जो अधिनियम है ये बात करता है ऐसे अपराध जिसमें जो भी है बच्चों से संबंधित है। जैसे सबसे पहला है सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि सेक्सुअली बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, सेक्सुअल हरेसमेंट किया जाता है, और पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी आप जानते होंगे जो एक वयस्क से संबंधित होती है, हालांकि आप समझदार हैं तो इसमें हम ज्यादा टिप्पणी नहीं देंगे। तो इस तरह के जो अपराध होते हैं बच्चों से संबंधित, उन अपराधों को ये परिभाषित करता है ये पॉक्सो अधिनियम। अब परिभाषित से मेरा क्या मतलब है कि सबसे पहले अपराध को परिभाषित करता है कि इस तरह की अगर कोई घटना होगी, आप किसी जो बालिका है जो 18 वर्ष से कम है या छोटी है उसको आप यहां नहीं छू सकते, इस तरह के जो परिभाषा होती है इन अधिनियम में दी जाती है। तो उस आधार पे पॉक्सो के तहत दंड दिए जाते हैं, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां से हम समझ गए। दूसरा ये पॉइंट भी आपका इंट्रो में ही आएगा, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट कहते हैं कि सर इंट्रो में क्या मुझे एक ही पैराग्राफ लिखना होता है, और दूसरा प्रश्न बहुत देखा जा रहा है कि क्या सर हमें इंट्रो भी लिखना पड़ेगा मेंस में। नहीं, आपने इंट्रो नहीं लिखना है और ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है कि आपने पैराग्राफ एक ही लिखना है। हालांकि प्राथमिकता ये दी जाती है कि पैराग्राफ एक ही रखिए, यानी कि इंट्रो को शॉर्ट रखिए, परंतु कभी कभी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर इंट्रो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप दे सकते हैं, राइट। तो ये इसीलिए यहां पर इंट्रो का एक पैराग्राफ और है। It provides for incorporating child-friendly mechanism for reporting, recording of evidences, investigation, speedy trial of offences through appointment of special public prosecutor। देखिए इसमें क्या कहा है, सिंपल सा। देखिए ऐसा होता है कि जो अपराध होता है वो सिद्ध होता है ट्रायल के बाद। जैसे मैंने कहा कि ये व्यक्ति अपराधी है, ठीक है, मैंने आरोप लगाया, फिर मैं पुलिस थाने गया, पुलिस थाने में मैंने एफआईआर कराई, फिर पुलिस का कार्य होता है उसमें इन्वेस्टिगेशन करना, साक्ष्य के आधार पे, एविडेंसेस के आधार पे बुलाया जाता है। अगर वो साक्ष्य के आधार पर अपराधी पाया जाता है तब जाकर जो माननीय न्यायपालिका है उसे अपराधी घोषित करती है, राइट। तो देखिए ये जो प्रक्रिया है बीच में जो मैंने पुलिस वाली बात कही है, तो ज्यादातर ये प्रक्रिया जब हम पढ़ते हैं तो आसान लगती है, पर वास्तविकता में ये प्रक्रिया थोड़ी ठीक नहीं होती है, राइट। इसमें माहौल ठीक नहीं होता है। तो ये पॉक्सो अधिनियम के तहत ये साफ कहा गया है, ये जो प्रक्रिया है इसमें बहुत ध्यान देना है कि जो बच्चे हैं उनको उनका एक वातावरण देना है जिससे वो डरे ना, और जो ये जितना भी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसमें ये ध्यान देना है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, बच्चे डरने नहीं चाहिए, और ये जो ट्रायल किया जाता है पूरा इसको तुरंत किया जाए, स्पीडी ट्रायल हो, ऐसा ना हो कि आपने महीनों लगा दिया, राइट। तो ये सब बताया गया है इस अधिनियम के तहत, तो ये बात याद रखेंगे। और आगे क्या है यहां पर देखिए, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब कि जो राज्य की तरफ से केस लड़ता है, मतलब जो उस व्यक्ति को दोषी करार देगा, ठीक है। अब क्या है कि ये एंड डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप जानते हैं हमारे, मान लेते हैं मैं उच्च न्यायालय की बात करूं, हाईकोर्ट की बात करूं, वहां ऑलरेडी काफी केसेस है, तो अगर इस तरह के केस वहां पहुंचेंगे तो काफी उसमें विलंब हो सकता है, काफी डिले हो सकता है, लेटेंसी आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं जो सिर्फ ज्यादातर ये जो पॉक्सो अधिनियम से संबंधित जो अपराध होते हैं उसी पे वे कार्य करते हैं, राइट, जिससे कि जो ट्रायल है वो स्पीडी हो जाए, फटाफट हो जाए। तो ये बात है यहां पर देखेंगे। और आगे क्या है, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। स्ट्रिंजेंट मतलब होता है कठोर, यानी कि अब हम ये देखते हैं जैसे कि 2019 में तो ये भी कहा गया था, जो 2019 का संशोधन हुआ था उसमें ये भी कहा गया था कि फांसी की सजा दी जाए, कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, मतलब इस तरह की, राइट। तो इस तरह से कठोर कारावास भी दिया जाता है पॉक्सो के तहत। आगे देखते हैं, अब हम बॉडी में आ जाएंगे सीधे। द रिसेंटली इंट्रोड्यूस पॉक्सो अमेंडमेंट बिल 2019, यानी कि अभी कुछ ही वर्ष पहले जो इसमें एक
संशोधन संबंधित विधेयक लाया गया पॉक्सो में, वो 2019 में लाया गया। उसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो पॉक्सो अधिनियम 2012 है इसको संशोधित किया गया, राइट। अब देखते हैं क्या तो वो संशोधन क्या है, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर क्राइम्स अगेंस्ट माइनर इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी फॉर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चिल्ड्रन। यानी कि अब क्या है, 2012 में कैपिटल पनिशमेंट की बात नहीं थी, यानी कि जो फांसी की सजा होती है वो नहीं थी। अब जो 2019 का संबंधित विधेयक लाया गया है पॉक्सो का, उसमें यह बात साफ लिखी है कि कैपिटल पनिशमेंट भी दी जाएगी, ठीक है। यानी कि जो डेथ पेनल्टी होती है, मौत की सजा होती है, वो भी दी जाएगी, राइट। तो आप मुझे बताइएगा क्या ये सही है गलत है, राइट। आगे देखते हैं, बट द बॉडी में देखेंगे, बट द स्ट्रिंजेंट प्रोविजन आर नॉट स्टॉपिंग सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। दिस इज ड्यू टू वेरियस प्रॉब्लम इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉक्सो। अब 2019, ये 2023 चल रहा है, राइट। लगभग 3 से 4 साल हो गए, तब भी ये देखा जा रहा है कि इसमें प्राण दंड होने के बावजूद ये जो क्राइम है पॉक्सो संबंधित, यानी कि जो नाबालिग जो अपराध कर रहे हैं, वो अभी भी कम नहीं हुए हैं। तो समस्या है कि ऐसा क्या है, जब इतना कठोर दंड दिया जा रहा है फिर भी ये जो अपराध हैं इस श्रेणी के, इस कैटेगरी के, वो कम क्यों नहीं हो रहे, राइट। आइए देखते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो देख लेते हैं। तो आगे है द पुअर कन्विक्शन रेट, याद रखेंगे कन्विक्शन रेट, एंड द एपिडेमिक राइज इन क्राइम अंडर पॉक्सो इटसेल्फ लीड एन अनप्लेजेंट picture of the manner in which criminal justice system is being administered and managed in India. According to report, out of cover 1 lakh such offences, trial was completed in around 10,000 cases with conviction of 30%. अब देखिए, डोंट वरी, इसको एक सिंपल वे में मैं समझाने वाला हूं। देखिए, इसको समझने के लिए आपको क्या समझना है, पहले देखिए, हम देखते हैं इसको समझने के पहले आपको क्या समझना है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक होता है एक्यूज, यानी कि इसमें हम किसी पे लगाते हैं, हम किसी को दोषी ठहराते हैं, दोषी, ये व्यक्ति ने मेरी कार चोरी है या इस व्यक्ति ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, ठीक है। अब व्यक्ति मानते हैं एक्स है वो, ठीक है, उसे आप कहते हैं किसी को एक्यूज करना, ठीक है, दोषी ठहराना। अब मिस्टर एक्स के ऊपर केस चलेगा, पुलिस अपनी इंक्वायरी करेगी, सब कुछ। अब मानते हैं पॉक्सो के आधार पे इंक्वायरी चल रही है, क्योंकि एक्स एक माइनर है तो माइनर में पॉक्सो चलेगा। अगर ये माना जाता है कि एक्स सही में दोषी है, क्योंकि साक्ष्य के आधार पे, एविडेंसेस के आधार पे ये सिद्ध हो जाता है कि ये जो एक्स है वो दोषी है, तो वो कहलाता है कन्विक्शन, यानी कि इसे कहते हैं दोष सिद्धि। क्या कहते हैं? दोष सिद्धि। अब ध्यान देंगे, कन्विक्शन करने का अधिकार केवल हमारी न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं है। यानी कि पुलिस जो भाग होती है वो कार्यपालिका की होती है। जो दोष सिद्धि, कन्विक्शन करने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका। तत्पश्चात कन्विक्शन के बाद जो भी सजा दी जाती है वो न्यायपालिका देती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कन्विक्शन कौन करता है? न्यायपालिका, राइट। और जितनी भी इस पे इंक्वायरी होती है वो करती है पुलिस, यानी कि कार्यपालिका। तो मुझे उम्मीद है ये समझ गए होंगे। तो यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए यहां पर क्या है, प्रॉब्लम है कि जैसे लिखा गया था कि स्पीडी ट्रायल होगा, फटाफट ट्रायल होगा, वैसा देखा नहीं जा रहा। हो क्या रहा है इसमें, ये देखा जा रहा है कि 10,000 केस हैं, ठीक है, ठीक है। पहले ये देखिए 1 लाख तो इसमें ऑफेंसेस हैं, अपराध, ऑफेंसेस मतलब होता है अपराध। 1 लाख तो इसमें अपराध हैं, 1 लाख जिनका ट्रायल हुआ, यानी कि ट्रायल हुआ तो यहां पर ट्रायल कौन करता है? पुलिस, सबका ट्रायल हुआ, ठीक है। और जो 10,000 केसेस हैं उन्हीं का एक वफादारी के साथ ट्रायल होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 लाख केस थे जिसमें केवल 10,000 का ट्रायल हुआ। क्या समझे आप? अब बाकी जो 90,000 है उनका क्या हुआ होगा? उसमें क्या होता है ना, जो पुलिस होती है, पुलिस कभी कभी क्या करती है, पैसा खा लेती है, कोशिश करती है कि जिनके साथ अपराध हुआ है उनको डरा देती है, क्योंकि हो सकता है जिसने अपराध किया है उसका समाज में बड़ा वर्चस्व हो, चाहे राजनीतिक आधार पे हो, चाहे आर्थिक आधार पे हो। इस तरह के हिस्से होते हैं जिसमें पुलिस वालों को पैसा वैसा खिला दिया जाता है। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ।
ऐसा देखा जाता है, भ्रष्टाचार देखा जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस उस केस को दबा देती है। तो वही यहां पर हुआ होगा, 1 लाख कहीं ना कहीं अपराध हुए हैं, उसमें से केवल 10,000 पर ट्रायल चला है, और जो कन्विक्शन हुआ है वो केवल 30% का हुआ है। 10,000 का 30% निकाल लीजिए, 3,000 पे ही दोष सिद्धि हुई है। कहां 1 लाख अपराध हुए हैं और केवल 10,000 अपराधी पाए गए, माफ कीजिएगा 3,000 अपराधी पाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं बीच में क्या गड़बड़ है, राइट। तो ये है। आगे देखते हैं, देयर इज नो टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन। सबसे बड़ी समस्या यही है। जैसे इसको मैं ऐसे समझाता हूं आपको कि भैया जैसे एक पॉलिटी के हिसाब से आपको एक उदाहरण दे देता हूं कि जैसे बात की जाए कि धन विधेयक की, तो जो धन विधेयक भेजा जाता है लोकसभा के द्वारा राज्यसभा के पास, तो 14 दिन का समय होता है। भैया 14 दिन में आप हमें जवाब दे देना, चाहे आप जवाब हाँ बोलो ना बोलो वो बात की बात है, 14 दिन के भीतर आप हमें जवाब दे देना। तो जब ये समय बाध्य होता है तो निर्णय जल्दी आते हैं। अब ये जो अधिनियम है, चाहे 2019 का ही अधिनियम क्यों नहीं लाया गया, क्योंकि संशोधन 2 हुआ, 2019 में हुआ, उसमें भी बात नहीं की गई कि समय, ये जो इन्वेस्टिगेशन है इतने समय में पूरी होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस। तो इसीलिए पुलिस क्या करती है, इसको लंबित कर देती है। होता है पैसा खा लिया, कुछ कर लिया, राइट। ये बात है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, राइट। मैं ऐसे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, सीधे जो जनरल बातें हैं वो कर रहा हूं। तो ये इसमें सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए क्या होता है कि कहा जाता है जब जो न्याय है अगर वक्त में ना मिले तो वो न्याय किसी काम का नहीं होता, राइट। This provides the accused more than enough time to coerce and intimidate the victim and their families to backtrack on their complaints। मतलब मैंने कहा मानते हैं वो समाज का बाहुबली है जिसने अपराध किया है, या जो बच्चा है जिसने अपराध किया है उसके जो पेरेंट्स हैं वो समाज के बाहुबली हैं। तो वो अपने वर्चस्व से जिनके विरुद्ध अपराध हुआ है उन फैमिली को दबा देते हैं, क्योंकि जिस समय ट्रायल चल रहा है, पुलिस वाले जो ट्रायल कर रहे हैं उस दौरान वो उनको दबा देते हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे कि वो मैटर जो है दब जाता है। आगे देखते हैं, देयर इज अ ह्यूज पेंडिंग केसेस इन वेरियस हाई कोर्ट। अब आप देखिए, ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट स्पेशल कोर्ट्स इट इज रिपोर्टेड दैट अराउंड 1.66 लाख केसेस related to sexual assault are pending across the country at several stages। देखिए मेन स्टार्टिंग से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए कुछ चीजें जो समझनी होती हैं, राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कुछ डेटा आपको दिख रहा होगा, जैसे 1.66 लाख केसेस पेंडिंग है, ये डेटा आपने याद करना है। अगर आप इसे मेंस में कोट कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो साइड में आप नोट कर लेना, ठीक है। ऊपर पॉक्सो अधिनियम लिख लेना और नीचे ये जो फैक्ट्स होते हैं उनको एक साइड में लिख लीजिएगा और रोज रिवाइज करिएगा तो याद हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए हो क्या रहा है प्रॉब्लम। अभी हमने कहा था कि पॉक्सो अधिनियम जो 2019 में जो संशोधन हुआ था उसमें यह बात उठाई गई थी कि स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे। अब देखिए अधिनियम में क्या होता है, लिखा हुआ होता है, एक नियम लिख दिया, अब उसको लागू करना वो अलग बात है। अभी कितने ऐसे हमारे राज्य हैं वहां पर आपको पता है हाई कोर्ट्स होते हैं, तो कितने ऐसे हाई कोर्ट हैं जहां पर जो स्पेशल कोर्ट्स के प्रावधान है वो है ही नहीं। अब आप कहोगे सर जो स्पेशल कोर्ट है वो तो राज्य सरकार बनाएगी ना। देखिए ऐसा होता है, जो कोर्ट होती है, जो न्यायालय होती है, उससे संबंधित नियम जो होते हैं वो विधायिका बनाती है संसद स्तर पे, राइट। और जो उनका अंदर एडमिनिस्ट्रेशन वाला नेटवर्क होता है, अंदर जो वो किस तरह से कौन सा ऑफिस हमसे अटैच होगा, किस तरह से मैनेजमेंट होगा, कौन सी बिल्डिंग में क्या करना है, इस तरह का जो अंदरूनी मैनेजमेंट होता है वो कोर्ट खुद करता है। अब विधेयक में लिख दिया कि भैया एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाए, यहाँ पर इस कमरे को, मतलब स्पेशल कोर्ट बनाई जाए। अब स्पेशल कोर्ट के लिए आपको कमरा चाहिए नहीं चाहिए, अब वो कमरा डिसाइड करता है हाई कोर्ट ही, न्यायपालिका ही डिसाइड करती है कहाँ पर, उसमें विलंब हो जाता है। तो इस वजह से ये देखा जाता है कि कितने हाई कोर्ट में संबंधित स्पेशल कोर्ट है ही नहीं। जब स्पेशल कोर्ट नहीं होगी तो ये मैटर हाई कोर्ट में चला जाएगा, और हाई कोर्ट की स्थिति आप देख लीजिए पिक्चर। अब मैंने कहा 17 साल का व्यक्ति था, उसने अपराध कर दिया है और उसको न्याय मिलते मिलते उसको हो गया 50 वर्ष। अब आप खुद सोचिए क्या स्थिति है। और जिसके साथ अपराध है, मानते हैं कोई महिला के साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसको क्या फायदा, राइट। आगे बढ़ते हैं। द प्रोविजन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। अब देखिए वही जो मैंने कहा 2019 से जो फांसी की सजा आ गई थी, माइट प्रोवोक द एक्यूज्ड टू मर्डर। अब देखिए होता क्या है, हम सोचते हैं फांसी की सजा मिल गई है तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, अब तो आदमी डरेगा। बिल्कुल आदमी डरेगा। इसी डर की वजह से वो क्या करता है, जिसके विरुद्ध उसने अपराध किया है उसको मार देता है या उसको किसी के द्वारा मरवा देता है। ना रहेगा एविडेंस, ना रहेगा गवाह, तो कौन सा मुझे फांसी की सजा होगी, क्योंकि ये डर आपसे अपराध कराता है। क्योंकि ये लाइन मेरी हमेशा याद रखिएगा, जो आपका डर होता है वो कहीं ना कहीं अंत में
आपसे अपराध करा देता है। तो ये बात याद रखेंगे। तो फांसी का डर की वजह से कि मुझे जीना है वरना तो मैं मारा जाऊंगा, तो क्यों ना मैं इसी को मार दूं, राइट। तो ये बात है, ये बात याद रखिएगा। तो इसकी वजह से ये देखा जाता है कि जो विक्टिम होता है, जो अपराधी होता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है साक्ष्य को, कि कहीं ना कहीं कोई भी टेस्टिमोनी यानी कि कोई भी सबूत ना मिले, राइट। अब आगे देखते हैं। एलोकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, सेंसिटाइजेशन, सेटिंग अप अ रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म एक्सेट्रा इज फार फ्रॉम द एक्चुअल नीड। अब देखिए, मैंने वही बात बोली है, ऑलरेडी मैंने बताया, जैसे जो संशोधन हुआ था 2019 में, उसमें लिखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, एक बढ़िया सा अलग से कोर्ट बनना चाहिए, मैन पावर होनी चाहिए, अलग से जो जजेस होने चाहिए इसी के लिए रिक्रूट होने चाहिए, जो एक्सपर्टीज होनी चाहिए जजेस की वो इसी केस में होनी चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ अब अपने एक जो होता ना, अपने एक विवेक से भी काम आपने लेना चाहिए। सेटिंग अप अ रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, यानी कि मजबूत आपके पास एक 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 मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मतलब आप जो बच्चे के साथ, जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ कहीं ना कहीं देखना चाहिए वो कहाँ रह रहा है, क्या रह रहा है, उसको पूरी सुरक्षा देनी चाहिए, उसकी पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो ये बातें लिखी हैं, पर ये कहा जा रहा है कि वास्तविकता में ये कुछ भी नहीं किया जाता है, ये कुछ भी नहीं देखा जाता है। और सही में ये बात सत्य है, ये कुछ भी नहीं देखा जाता है। तो इसीलिए बहुत बड़े, जो अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, 1 लाख अपराध हुए हैं जिसमें मात्र 10,000 ट्रायल हुए हैं, उसमें भी मात्र जो कन्विक्शन पाए गए हैं 30%, यानी कि 3,000, 1 लाख से 3,000। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में दिक्कत है। अब इसके अंत में जो आपने कंक्लूजन देना है वो कहना है, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट एक्ट एज अ बेटर डिटरेंट देन इट्स सिविरिटी, thus the focus should be more on taking measure to ensure faster and efficient investigation, prosecution and disposal of POCSO case। अब देखिए, इसमें कहा क्या जा रहा है, जो अंत में जो निर्णय दिया जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है कि जो कहीं ना कहीं जो अपराध है, ये जो ये दंड दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गंभीरता को देखते हुए दिया जा रहा है। यानी कि जिस हिसाब से आप निर्भया कांड को उठा लीजिए, आप सभी जानते होंगे उसमें किस तरह से जो मुख्य आरोपी था उसने बहुत गलत हरकत करी थी, जो एक मैं बोलूँगा कि इनह्यूमन, जो एक मानव की संज्ञा उसे नहीं दे सकते, वो एक जानवर की जो प्रवृत्ति दिखाई गई थी इंसान द्वारा, वो भी माइनर 18 वर्ष से कम। तो इस तरह के जो संगीन अपराध होते हैं उसमें इसमें जो दंड है, कैपिटल पनिशमेंट है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और कैपिटल पनिशमेंट होना भी एक डर होती है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो भी कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत करता है। परंतु क्या है, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं कि फास्टर और एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन है जो पुलिस करती है उसको फास्टर होना चाहिए, ठीक है, और एफिशिएंट होनी चाहिए। मतलब एफिशिएंट कैसे होती है, यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस को भी मॉनिटरिंग में होना चाहिए, पुलिस जो भी काम करती है उसको वो दर्ज करनी चाहिए, राइट। और जो भी इन्वेस्टिगेशन करती है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए वीडियो कैमरा में, इस तरह से, ठीक है, तभी वो एफिशिएंट होगी, क्योंकि लोगों को पता तो चलेगा कि चल क्या रहा है। और जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन मतलब यहाँ पर न्यायपालिका आ गई। तो जो न्यायपालिका है और जो प्रोसिक्यूशन कर रहा है, जो व्यक्ति केस लड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं इस केस को फटाफट करे, ज्यादा ऐसा ना करे कि अगली डेट अगली डेट अगली डेट, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि वकील साहब भी कहीं ना कहीं पैसा खा लेते हैं। तो प्रोसिक्यूशन भी बेहतर होनी चाहिए। और जो डिस्पोजल ऑफ पॉक्सो केसेस, यानी कि यहाँ पर न्यायपालिका ने वरीयता देनी चाहिए कि जो भी जैसे हाई कोर्ट है, मान लेते हैं, एक उदाहरण है, काल्पनिक है, जैसे हरियाणा का हाई कोर्ट है, अगर उसके पास ऐसा स्पेशल सेल नहीं है बच्चों को सुनने के लिए जो पॉक्सो अधिनियम को डील करे, तो उसको वो एक कमरा पूरा अलॉट कर देना चाहिए, जिससे कि जो भी पॉक्सो संबंधित अपराध सामने आते हैं तो उनका ट्रायल जो है वो स्पेशल जो सेल है, जो कोर्ट है, वो देखे, जिससे कि जो डिस्पोजल है, यानी कि जो निर्णय है वो फटाफट आए, और जिससे कि जो बच्चे हैं जो 18 वर्ष से कम है वो उनको संतुष्टि हो पाए कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो हमारा समाज ऐसा है जो न्याय देता है, जिस कारण क्या होगा, आने वाला जो समाज होगा वो एक बेहतर समाज होगा, वो एक सभ्य समाज होगा, ठीक है। तो ये बातें हैं, तो आपने ये बात याद रखनी है। तो इस तरह से आपने मेंस राइटिंग करनी होती है, ठीक है। जैसे मेरी कुछ बातें होती है, अगर आपको पसंद आती है तो उसे लिख लीजिए, ठीक है। तो वो आपकी इस तरह की मेंस राइटिंग होनी चाहिए, क्योंकि कुछ मेंस राइटिंग जो होती है वो भावनात्मक होती है। जब भी बात समाज की होती है तो आपकी मेंस राइटिंग में आपकी भावना निकलनी चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन पॉइंट है, आप जानते हैं, अब बहुत नजदीक आपका पेपर है, तो आपको पता है इसमें 3 पेपर हैं। और देखिए, हमेशा याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट कितने भी अच्छे हैं, टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मेरिट। आप कितना अच्छे लिखते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप जो भीड़ है
उसमें सबसे टॉप में है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो टेस्ट सीरीज आपने जरूर ज्वाइन करनी है। तो यहां पर आप जानते हैं 3 पेपर हैं, तो तीनों के लिए इंडिविजुअली भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जो मात्र पड़ेगी 2999 की, राइट, जो मात्र पड़ेगी आपको 2999 की। और यहां पर अगर आप कॉम्बो प्राइस लेते हैं, कॉम्बो प्राइस यानी कि 3 की 3 टेस्ट सीरीज, ये पड़ेगी आपको 7999 की, प्लस इसमें जो गवर्नमेंट अकाउंट का जो वर्जन 5 से हम आपको पढ़ा रहे हैं, प्लस पूरा जीएस जो आपको पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जितना भी आपका जीएस का सेक्शन आता है, वो जो पढ़ा रहे हैं वो आपको दिया जाएगा सारा का सारा विद स्टडी मटेरियल। तो ये बात याद रखेंगे आपने। और देखिए, हमने जो वादा किया था, आप हमारे साथ कब से जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं हम अपने वादे पे खरे उतरते हैं, राइट। और यहां पर देखिए, मैंने हमेशा कहा मेंस राइटिंग आपने करनी है, मेंस राइटिंग इज अ स्किल, तो उसे लिखते रहना, उसका रिपीटिशन करते रहना है। दिन के आपने कम से कम, अगर आप, कहा जाता है कि अगर आपका पेपर 20 दिन, माफ कीजिएगा 1 महीने बाद है, तो आपने रोज की कम से कम 20 क्वेश्चंस की मेंस राइटिंग करनी है, चाहे हाथ आपका थक जाए। जब सिलेक्शन होता है तो आदमी क्यों रोता है? इसलिए तो रोता है, वो दर्द वो महसूस करता है, ठीक है। एवरी पेन हैज अ गेन, एवरी पेन हैज अ गेन। तो ये आपने करना है। यहां पर आप देखेंगे गोयला क्लासेस ने कॉपी चेक करी थी मोहित राठी जी की, लगभग 70% मार्क्स दिए थे, और आज आप देखिए कहां है, AETU में सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। कुछ परिश्रम पूरी जिंदगी आराम देता है, कुछ आराम पूरे जीवन परिश्रम करवाता है। तो चॉइस इज योर्स। और यहां पर देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आपने ज्वाइन करना है, क्योंकि इसमें हम डेली अपडेट्स देते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है आपके पेपर से संबंधित, वो आपको मिलती है, जिससे कि आप जो कंपटीशन है उसमें पीछे ना रह जाए। तो आपने ये जो चैनल है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करना है, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और जो भी आपकी क्वेरी होती है कमेंट सेक्शन में आप हम तक पहुंच सकते हैं कमेंट सेक्शन के द्वारा। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।